बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अभी तक हमने जितनी भी बात की वो बात की थी रिफ्लेक्शन पे, और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या था रिफ्लेक्शन आपका। आप जानते हैं रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट आती थी और टकरा के वापस चली जाती थी, यही तो था। लाइट आई और एक सरफेस से टकरा के सेम मीडियम में वापस चली गई, तो इसको हम बोलते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट वापस नहीं जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक, मान लीजिए ऊपर आपका है एयर और यहाँ पे है आपका वाटर, तो लाइट ये जा रही है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये क्या कर रही है, अपना रास्ता बदल ले रही है। ठीक, ऐसे आ रही थी तो ये ऐसे हो गई है, या ऐसे आ रही थी फिर ये ऐसे हो गई। यानी when light goes from one medium to another medium it change its path। समझो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, when light goes from one medium to another medium। देखो ना, इसमें क्या था, एक मीडियम सेम मीडियम में वापस जा रही थी, किसमें, रिफ्लेक्शन में। जो रिफ्लेक्शन था उसमें सेम मीडियम वापस जा रहे थे, नहीं एक ही मीडियम का काम था, लेकिन यहाँ दो मीडियम चाहिए आपको, एक मीडियम से लाइट जाएगी दूसरे मीडियम। तो सिंपल बेटा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, आप लिखना चाहे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम one medium to another medium it change its path, this phenomena is called refraction of light। ठीक, when light goes from one medium to another medium it change its path, this phenomena is called refraction of light। देखो बेटो, हमने आपको बताया व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि भाई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को कहते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों, देखिए क्या होता है कि लाइट की अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग। अब आपको ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और बहुत भीड़ है, बहुत जाम है, तो आप धीरे धीरे चलेंगे। ठीक, या बहुत जाम है और एक साइड में शॉर्टकट है, तो आप क्या करेंगे, उस जाम से डाइवर्ट होकर शॉर्टकट से निकल के और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे, आप रास्ता चेंज कर लेंगे। वैसे ही लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग है, तो जब स्पीड अलग अलग है तो इसके रास्ते भी अलग अलग है। तो मेन रीजन क्या है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अगर कोई पूछे क्यों रिफ्रैक्शन होता है, तो आप सिंपल बताओगे कि भैया जी लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए लाइट जो है कहां से कहां जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। अब इसको बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि रेयर और डेंसर क्या होता है। देखिए, रेयर का मतलब होता है कोई चीज हल्की, जैसे अब आप समझिए कि एक फार्मर है ए और एक फार्मर है बी, इसने भी सेम अमाउंट में गेहूं बोया, इसने भी सेम अमाउंट में अपने खेत में गेहूं बोया, तो इसमें कुछ ऐसे इसके गेहूं के पौधे हो गए, गेहूं की फसल कुछ ऐसी हुई, और बी में कुछ फसल ऐसी हुई। ओके, बी में ऐसी फसल हुई, सेम अमाउंट सेम एरिया। तो इसमें देखें जो फसल है वो दूर दूर है ना, तो इसके जो पौधे दूर दूर है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा रेयर है। इसमें पास पास है मतलब ये डेंस है, पास पास, डेंस मतलब पास पास, यानी जो जितनी चीज भारी होगी वो उतना डेंस होगी, है ना। डेंसर का मतलब भारी पान एक तरह से। तो जैसे हम आपसे पूछें कि भैया जी एयर और वाटर में कौन रेयरर है कौन डेंसर है, तो एयर हल्की है तो ये हो गई रेयरर, ठीक, दूर दूर है इसके मॉलिक्यूल, और वाटर भारी है इसके मॉलिक्यूल दूर दूर है, तो ये डेंसर हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये डेंसर हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं कि बताइए वाटर एंड ग्लास में कौन डेंसर है, तो आप तुरंत दिमाग लाएं कौन भारी है, तो देखेंगे ग्लास भारी है, तो देखेंगे ग्लास भारी, तो ग्लास क्या हो गया, डेंसर हो गया, और ग्लास के कंपैरिजन में वाटर हल्का है तो ये रेयर हो गया। तो इस तरह से आप पहचान जाएंगे जब भी कभी हम रेयर और डेंसर की बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर पे, डेंसर से रेयर पे, तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे केस 1 क्या होता है बेटा, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। देखिए यहाँ टकराई, हमने आपको सिखाया जहाँ टकराएगी वहीं पे आप नॉर्मल खींच लेंगे। अब अंदर जो जाएगी तो नॉर्मल से दो ही केस है, या तो इससे दूर हट जाएगी इस तरफ, या इसकी तरफ बेंड हो जाएगी, दो ही केस है। तो याद रख लो बेटा, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक, क्या होता है, बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल।
ठीक। और इसका उल्टा अगर डेंसर से रेयरर में जाए, किसमें बेटा, भारी से हल्के में जाए, डेंसर टू रेयरर, देखिए ऐसे जा रही है। पहले यहाँ नॉर्मल खींचिए आप, डेंसर से रेयरर जा रही थी, ये दूर हट गई, बेंड्स अवे, यहाँ पे क्या होगा, बेंड्स अवे, कहाँ से, फ्रॉम नॉर्मल। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, कब बेंड्स टुवर्ड होती है, कब बेंड्स अवे होती है। बेंड्स टुवर्ड कब होती है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम तरफ जाती है, ओके। और बेंड्स अवे कब होती है, जब डेंसर से रेयरर जाती है, और रेयरर से डेंसर जाएगी, बेंड्स टुवर्ड होगी, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने आपसे क्वेश्चन ऐसे सिर्फ बना के दे दिया, कहा कि भैया ऐसे ये रे जा रही है, ऐसे, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो बताइए मीडियम 1 कौन सा है और मीडियम 2 कौन सा है, मतलब मीडियम 1 रेयरर है या डेंसर है, या मीडियम 2 रेयरर है डेंसर है, बताइए। तो आप तुरंत देख के अंदाजा लगाएंगे, अरे भैया ये तो लाइट ऐसे गई, दूर हट गई। दूर हटने का मतलब क्या है कि ये दूर तब हटती है जब ये वाला रेयरर हो, देखिए, और ये वाला कब हो, डेंसर। तो आप बताएंगे कि मीडियम 1 डेंसर और मीडियम 2 रेयरर। ऐसे डायग्राम देख के भी आप बता सकते हैं कौन रेयरर है कौन डेंसर है। चलिए, तो ये बात समझ में आपको आ गई। ये इंसिडेंट है, ये इसको बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्टेड रे, नोट कर लो यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रे। वहाँ क्या बोलते थे, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे। तो ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से क्या होता है और डेंसर से रेयरर क्या होता है। मैंने आपको ये भी बताया दिया कौन रेयरर है कौन डेंसर है, ठीक। जो जितना भारी वो डेंसर। चलें, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किस चीज़ पे बात करेंगे, हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले देखो इसको समझो। ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1, और ये आपका मीडियम 2। लाइट यहाँ से आ रही है ऐसे और ऐसे चलेगी, ठीक। यहाँ पे लाइट की स्पीड v1 है और अंदर आई तो v2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं, जिसमें लाइट गई है। देखिए इसको n से शो करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से 2 1। देखिए जो पहले है 2 मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो बाद में है वो रिस्पेक्ट शो करेगा, मतलब विद रिस्पेक्ट, यानी किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना, दूसरे का। अब देखो 1 बाद में लगा तो यहां दिखाओगे विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा बेटा, v1 अपॉन v2। इसको लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन, यहाँ पे दिखाओगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना। 2 1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट में दिखाएगा बाद वाला। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लिख देते हैं NaG, एयर ग्लास, तो क्या बताओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। जो बाद में आएगा वो रिस्पेक्ट बताएगा, जो पहले आएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में आप निकालोगे। इतनी बात समझ गए होंगे आप। तो इसको नोट कर लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू मीडियम 2। एक चीज यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगा, इतना नोट कर लीजिए आप, ठीक है, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि नोट करके लगा लें कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक, अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज लेस, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज लेस। अगर स्पीड ऑफ लाइट लेस है तो क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। क्या होगा, डेंसर मीडियम। और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज फास्ट या मोर, तो वो क्या होगा बेटा, हल्का होगा, ज्यादा तेज चलेगी लाइट, तो वो क्या होगा बेटा, रेयरर मीडियम। ठीक, ये चीज आप समझ लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दैट इज v1 अपॉन v2।
चलिए इसके कई तरीके से बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका है कि दो मीडियम में अगर लाइट की स्पीड दी है, पहले मीडियम और दूसरे मीडियम में, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। अभी आपको और हम 3-4 केस बताएंगे जो अलग अलग तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एग्जाम में बेटा कोई भी पूछा जा सकता है। तो अगर इतना समझ में आ रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करने मतलब ये है कि मुझे ये पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए मान लीजिए आपको निकालना है किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मैंने बना दिया कोई मीडियम और आपसे पूछा गया भैया जी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के सीधे आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का C/V। इस C का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि फिक्स है, आपको मालूम है 3 × 10⁸ V। ये यानी स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है 3 × 10⁸ V। यानी हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि इस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, तो तुरंत हम इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अगर ऐसा केस मिल जाए जब पेयर का निकालना हो तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट दी होगी, इसमें दी होगी, दोनों को डिवाइड कर देना जब पेयर का निकालना हो। और जब कुछ भी ना दिया हो, सीधे आपको ये दिया हो कि भैया ये मीडियम है, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ इसमें स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ को किससे डिवाइड लगा देंगे, इस मीडियम में जितनी स्पीड से लाइट चल रही है बस। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि ये कोई पर्टिकुलर कोई मीडियम है, इसमें लाइट की स्पीड कितनी है 2.5 × 10⁸। बताओ जरा इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सिंपल आप लिखेंगे क्या, C/V। C की वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ और V कितना भी मैंने इसमें लाइट कितनी तेज चल रही है इतनी, ये कट गया तो यह 30/25। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या निकल आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। चलिए इसको देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिखोगे, किसका निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर को पहले लिख दोगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास तो बाद में, तो ये ऐसे शो किया जाएगा NWG, है ना। इसको ऐसे पढ़ोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। मैंने अभी भी आपको बताया था जो बाद वाला हो विद रिस्पेक्ट टू शो करेगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसका फॉर्मूला होता है NG/NW। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, NG मतलब VG कह सकते हो यहाँ पे, सॉरी VW यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे करके आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन, ये सारे डिफरेंट केसेस बता रहा हूँ मैं, जो भी स्पीड बैठेगा वो आप लगाएंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ऐसे करके आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और हम पढ़ेंगे। देखिए मान लीजिए लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और इसका N2। तो इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, 2:1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड सॉरी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम क्या लिखेंगे, N2/N1। ध्यान लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बेटा, लिख लीजिए इसको, N2/1 का मतलब N2/N1। अब जैसे मैंने आपसे कहा AG यानी एयर और ग्लास, तो बेटा पहले क्या रख दोगे, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर एग्जांपल। ठीक, इस चीज को समझ लीजिए, ये मेन है आपका N2/1। अगर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले निकालना है तो दूसरे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सबका अलग अलग है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू निकालोगे तो इसको इससे डिवाइड कर देना, N2/N1 कर देना। चलिए एक चीज और समझ लीजिए, देखिए मान लीजिए कि लाइट यहाँ से यहाँ आ रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, यहाँ स्पीड V1 यहाँ V2। तो मैंने बताया N2/1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा बेटा, V1/V2। आपने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेव लेंथ, यानी V इज इक्वल टू पढ़ा होगा आपने F लैम्डा। तो अगर इसकी हम बात करें, इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई करें हम यहाँ पे, देख लीजिए N2/1। ठीक, तो V1 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, F
λ1 और इसकी जगह पे f λ2। यहाँ f1 f2 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका याद है बेटा, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होती। वो पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि क्या ऐसी चीज़ है लाइट की कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो नहीं चेंज होता। याद है ना, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता, बाकी सब चेंज हो जाता है। तो इसीलिए रखा है हम। तो क्या आ गया बेटा, अगर हमें वेवलेंथ पता है तो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव फार्मूला, ये फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। तो हमने क्या सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबको जगह एक जगह समराइज करते हैं। पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका बेटा साइन आई अपॉन साइन आर, अभी पढ़ोगे आप। दूसरा, इसी चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, v1 अपॉन v2। तीसरा, अगर कुछ ना दिया हो तो ये लगा सकते हैं। चौथा हमारा λ1 अपॉन λ2। और अगला, अगर हमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं तो ये। इतने तरीके से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। जो केस एग्जाम में सेट बैठेगा उसको आप अप्लाई कर दीजिएगा। मैंने सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है बेटा, ओके। बेटा हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। अब हम इस पे पढ़े जा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो कुछ नहीं है भाई, ये लाइट यहाँ से इस मीडियम में जा रही है, ओके। तो आप जाते हुए समय एंगल आई बना रही है, ये आर बनाएंगी। उसमें क्या होता है, दोनों बराबर होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके इक्वल होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। और यही कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमारा पहला लॉ है कि भैया जी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ये हमारा पहला लॉ है, कुछ नहीं है। साइन आई इक्वल, एग्जाम में जब कुछ ना याद आए तो आप यही लिखते ना, साइन आई अपॉन साइन आई इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया जाएगा ना, अगर स्टेटमेंट लिख पाना। वैसे इसका प्रॉपर वे में इसका स्टेटमेंट भी लिखना होता है कि द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बात समझ रहे हैं? चलो दूसरा लॉ देखें। दूसरा वही इंसिडेंट रे जैसे उसमें था, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। वही चीज़ है कि भाई लाइट जो कुछ होगा सब एक ही प्लेन पे काम होगा। ये नहीं गिर कहीं और से और लाइट गिर कहीं और रही है, रिफ्लेक्ट किसी दूसरे प्लेन से। तो ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो ये हो गए लॉस। और अगर कोई डाउट हो तो बताएं। चलिए अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। कब नो रिफ्रैक्शन होगा? देखो हमने अभी आप पढ़ा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, है ना, ये पढ़ा हमने। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा एंगल आई 0 हो जाए, ठीक, तो देखिए यहाँ रखिए, ये हो जाएगा हमारा साइन 0 और ये हमारा आ जाएगा साइन आर और यहाँ पे कांस्टेंट n2 1। तो यहाँ जब साइन आर आप निकालोगे तो ये भी 0, यानी एंगल आर भी 0। यानी जब एंगल आई 0 होगा तो एंगल आर भी 0 होगा। देखिए ध्यान से भाई, आई क्या होता है, जो नॉर्मल से एंगल बनाए। ये आपका नॉर्मल है मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे लाइट ऐसे टकराएगी, यहीं पे नॉर्मल होगा। तो जब ये परपेंडिकुलरली आएगी तो यहाँ पे एंगल आई 0 है तो एंगल आर भी 0 होगा, तो सीधे चली जाएगी। यानी व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सरफेस परपेंडिकुलरली, जब परपेंडिकुलर आएगी तो नॉर्मल और ये जो लाइट आ रही है दोनों ऐसे लाई करेंगे तो एंगल तो 0 हो जाएगा ना बेटा। तो ये भी आर भी क्या होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। तो लाइट सीधे चली जाएगी अनडेविएटेड। लाइट गोज अनडेविएटेड व्हेन एंगल आई इज इक्वल टू 0, यानी परपेंडिकुलरली गिरेगी तो बेटा वो मीडियम 2 में सीधे चली जाएगी। यहाँ पे आपका मीडियम 1 और ये आपका मीडियम 2। तो नो रिफ्रैक्शन के लिए परपेंडिकुलरली गिरनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। देखो बेटा ये हमारा एक ग्लास स्लैब है ना, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। देखिए देखो बेटा लाइट ऐसे आ रही है, इंसिडेंट ये ऐसे आ रही है, यहाँ से फील करें, ये लाइट ऐसे आ रही है तो ये एयर से आ रही है, किसमें, अब ये कांच का है आपका, ये ग्लास है ना, ये लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास है। अब देखो यहीं पे आपका नॉर्मल बन गया, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ से,
रेयरर से डेंसर में आ रही तो झुक जाएगी अंदर, ऐसे बेंड हो गई ये लो, ठीक। अब देखो, अब एक फिर यहाँ नॉर्मल एक, क्योंकि बाउंड्री चेंज हो रही है ना, अब ये बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है ग्लास से हवा में बाहर जाएगी, तो ये ऐसे दूर भाग जाएगी, ठीक। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, जिस रास्ते आ रही थी, जिस रास्ते आ रही है इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये आपकी इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट, ठीक। ये एंगल आई है और ये एंगल ई है, नॉर्मल से बनना ना ई। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो एंगल आई होता है यानी इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू इमरजेंट एंगल। पहला पॉइंट तो ये आप समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कि जो इंसिडेंट रे है और जो इमरजेंट रे है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डी, और डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, है ना बेटा, इमरजेंट रे। कोई पूछेगा व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो आप बताओगे भैया जी डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे इज कॉल्ड व्हाट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस और इसमें कुछ समझना नहीं है, सीधे आप ये दो फैक्ट याद रखें, इसी पे बेस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए नोट कर लें। देखो, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी हम अपने डेली लाइफ में कहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखते हैं। तो पहली चीज, अगर आप किसी टब में ऐसे कोई पेंसिल डुबो दें, है ना, ये आपकी पेंसिल है, ऐसे डुबो दिया आपने, है ना, ये, तो ये पेंसिल आपको ऐसे दिखेगी, है ना, ऐसे थोड़ी उठी हुई दिखेगी, इसकी नोक आपको थोड़ी सी ऐसे यूं है, ऐसे बेंड झुकेगी, है ना। या आप देख लीजिए कि अगर एक टब में 5 का सिक्का ऐसे गिरा दीजिए, 5 रुपीज का कॉइन, तो आपको कुछ मोटा दिखेगा, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई पेंसिल अपेयर्स टू बेंड, सिंपल आप बताएंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस और कुछ नहीं। व्हाई द कॉइन इज अपेयर टू रेस्ट, आप बताओगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बस यही इसका यूज है और कुछ नहीं। चलेंगे आगे बात करेंगे हम, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा शुरू हो गया है, न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम फॉर्मूले जगह सारे कलेक्ट कर लेते हैं। हमने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के कई तरीके हैं, डिपेंड करता है क्या क्या गिवन है। सबसे पहला तरीका तो ये साइन आई अपॉन साइन आर, अगर एंगल्स दिए हैं तो साइन आई साइन आर लगा लेना, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं तक पढ़ी है तो घबराइए नहीं, हम आपको बता देंगे जब इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर होगा आपका n2 अपॉन n1, ठीक, या आप ऐसे कर लो v1 अपॉन v2, लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2, n2 अपॉन n1, और क्या बताया था मैंने लास्ट में बताया था कि c अपॉन v। कितने सारे तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 3, तरीका नंबर 4, तरीका नंबर 5। अब किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, और एक फॉर्मूला हम ये भी करेंगे, n21 को हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग अगर लिखना चाहें तो ये, या हम ये भी लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन n21, है ना। इसमें आगे कर लेंगे इसको ऐसे, ठीक, इस चीज को। तो ये चीजें हम कुछ यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। चलिए देखो बच्चों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, एकदम आसान तरीके का क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके इसको लगाने की कोशिश करिए, जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, लेकिन आप कोशिश यही करें पहले कि इसको अपने आप से ट्राई करें, ठीक है। जब नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, ये दिया है n, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.65, सीधे दे दिया। क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी v पूछ लिया, और ये c फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है 3 × 10⁻⁸। लगा दो एक फॉर्मूला आपका, क्या n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो बेटा v कितना होगा, v यहाँ खींच लो, n यहाँ फेंक दो, तो c अपॉन v, ये 3 × 10⁸, और ये v आपका गिवन है, नहीं यहाँ n है बेटा, क्योंकि v ऊपर ले गए तो n यहाँ आया। n कितना गिवन है आपका 1.65। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, नोट कर ले बेटा। इसको सॉल्व करेंगे जब 3 × 10⁸ को 1.65 से, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास गिवन था ये n, देखो
ये n था, ये आपका c था, तो जाहिर सी बात है n और c वाला ये एक ही फॉर्मूला बैठेगा, स्ट्रेट यही वाला फॉर्मूला फिर बैठेगा। तो इसमें v नहीं पता, v हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ध्यान से देखो, n तो आपको लिखना ही लिखना है, किसका है, ग्लास का, g लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू वाले को पीछे लिख दिया। ये हमारे पास कितना है 1.5। हमसे पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर तो आगे विद ग्लास, उल्टा पूछ लिया। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कि देख लो यहाँ पे n21 इज इक्वल टू क्या होता है 1/n12, यानी अगर हमें ये निकालना है NAG तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे करके GA, है ना। आगे पीछे करना है तो वो उल्टा करना पड़ेगा, ये समझो। अगर इसको आगे पीछे करना है तो इधर वाला उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ भर दो, ठीक। तो ये कितना डेसिमल हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 10 नीचे 15, तो ये कितना हो गया, ये आपका कितना चल रहा था NAG, कितना चल रहा था, काट दिए 5 2 जा 5 3 जा, तो ये आपका आ गया NAG। NAG का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू G, G मतलब ग्लास। यही क्वेश्चन पूछा है, चलिए नोट कर लें इसको। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, यानी आपके पास सीधा सीधा अलग अलग दिया, किसका NW लिख लो, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है तो सीधे NW लिख लो। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक। ये हो गया 4/3। फिर कह रहा फ्लिंट ग्लास, यानी अलग अलग दिया सेपरेट, तो ऐसे लिख लो। क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट वाले को पीछे लिख दो। तो इसका क्या बताया था, आपको क्या लिखना पड़ेगा, अगर आपको n21 निकालना है तो ध्यान दीजिए, आपको याद होगा हमने n21 के लिए क्या बताया था, n2/n1। तो यहाँ पे जो आगे है उसको पहले लिख दीजिए Ng/Nw। देखो बेटा Ng कितना है 1.65, है ना, यही तो है Ng, देखो, और Nw कितना है 4/3, यही है हमारा। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो भैया जी 1.65 इसको पलट दीजिए 3/4, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका लगभग 1.25 के आसपास आ जाएगा। बोलो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बताना भूल गया, इसकी कोई यूनिट है, ये चीज़ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, वेरी सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया, फिर से बता देते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये सेपरेट दिया, इंडिविजुअल दिया है तो NW लिख लिया, कांच का भी इंडिविजुअल दिया तो ये लिख दिया। अब किसका पूछा है, ग्लास का, कांच के रिस्पेक्ट में, तो भैया जी Ng/Nw सीधे रख के हम निकाल देंगे। ठीक है, अगर स्पीड तेज लगे तो प्लीज हमें कमेंट करिएगा, मैं स्लो कर दूंगा। देखिए पढ़िए इस क्वेश्चन को, कह रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, इंडिविजुअल दिया है, आप लिख लेंगे N, डायमंड को आप D से शो कर लीजिए, है ना, कितना है 2.42। फिर आगे बढ़िए, एंड दैट ऑफ ग्लास, ग्लास का कितना है 1.5। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। बहुत सिंपल है, आपको पता है, सिंपल आपको निकालने के लिए मान लीजिए आपको V फॉर्मूला लगाना है, ठीक, ये फॉर्मूला होता है N=C/V। V क्या है, V किसी पर्टिकुलर मीडियम में लाइट कितनी स्पीड से जा रही है वो है, तो जरा यहाँ से V निकालो तो कितना आएगा C/N आएगा। ठीक, और अगर रेशियो निकालना है दो चीजों का तो भैया जी V1 कर लो और नीचे V2 कर लो, ऊपर क्या हो जाएगा C1, C तो फिक्स है ही है, ये तो फिक्स क्वांटिटी है ना, तो C/N1 और C/N2, C कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा N2/N1, यानी वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाएगा V1/V2 = N2/N1। ठीक है, N2 मतलब यहाँ पे क्या, अगर मान लो ऊपर हमने पहले इसको देखो ना कि D का मतलब पहले वाला, यानी इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इन डायमंड अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सिंपल भर दो, कोई फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो बेटा N = C/V होता है, हम यहाँ डील कर रहे हैं V और इसमें, V और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डील कर रहे हैं, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो बेटा वेलोसिटी खींच के इसका कान पकड़ के यहाँ बिठा दो, इसका कान पकड़ के यहाँ बिठा दो, ठीक है, ये निकल आया, इतना आ गया। अब रेशियो अगर निकालना है तो V1/V2 कर लो, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ C1 नहीं होगा, यहाँ C होगा, C/N1 C/N2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पुट करना है, बस कोई दिक्कत नहीं। कितना है ये 1.5 और यहाँ पे 2.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, ये लगभग आएगा 1.61 के रेशियो। ठीक, आई होप आप लोग सेशन को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और अगर आपका कोई बहुत
खास दोस्त आप चाहते हैं कि हमारी टीचिंग उस तक पहुँचे तो प्लीज़ शेयर कर दें। देखिए क्या है कि मैंने अभी शुरू किया है और मैं आपसे आपका सपोर्ट चाहता हूँ। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इस चीज़ को जरूर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर मैं ख़राब कर रहा हूँ तो प्लीज़ कभी इसको शेयर या लाइक ना करें, क्योंकि फिर मैं समझ जाऊँगा कि मुझे अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपको वीडियो वगैरह इस तरह से अपलोड कर सकूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए मेरी कमियाँ ज़रूर बताएं, कमेंट करें और बताएं सर ये दिक्कत, ताकि अगली वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, चलिए थैंक यू। और आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। मैं लाइक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर लाइक करेंगे तो मेरा वीडियो ट्रेंड में जाएगा, फिर मेरा वीडियो सर्च में आ जाएगा, और इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए टाइम निकाल के मतलब जो है मोटिवेशन मिलेगा।